नमस्कार आप लोगों सबको। दो जाने माने आज दोबारा मैं पत्रकार आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। एक है डॉक्टर राकेश पाठक और एक है मयूर जानी साहब। आप लोग इनका इंट्रोडक्शन देने की मुझे तो कोई ज़रूरत है नहीं, ना मेरी हैसियत है और ना मेरी ज़रूरत है। आप लोग सब इन लोगों को पहचानते हैं, तो कार्रवाई शुरू करी जाए। है राकेश भाई? राकेश भाई, तो आपसे एक सवाल करना है। आज की तारीख में इंडिया के अंदर ट्रोल आर्मी आप जानते हैं, ठीक है? वो हमें ट्रोल करते हैं, आपको ट्रोल करते हैं, सबको ट्रोल करते हैं, नेताओं को ट्रोल करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर को भी ट्रोल होते हैं, वो भी ठीक है। मगर इंडिया में एक अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनको ऐसी ऐसी गालियां बकी जा रही है, भद्दी गालियां बकी जा रही है। मैं अमेरिका में रहता हूँ, हम लोग बाइडेन को सवाल करते हैं, अपने गवर्नर को करते हैं, काउंसिलमैन को करते हैं, मगर इधर के जो जजेस हैं उनको कभी भी इस तरह से ट्रोल अमेरिका में नहीं होता है। तो आप इसके बारे में मतलब क्या बोलना चाहिए? क्या इसके बारे में आपकी क्या राय है जो ये हो रहा है आज की तारीख में? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभी भाई, आपने अपने पटल पर हमें बातचीत के लिए बुलाया। आपने बातचीत की शुरुआत बहुत ही गंभीर और जरूरी विषय से की है। हम भी पिछले कई दिनों से देख रहे हैं और ये तो ताजा मामला है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मेरे पास है उसका लिंक। एक लिंक में आपको सिर्फ एक प्रोफाइल, एक हैंडल ट्विटर का आपको दिखा देता हूं, हमारे दर्शक देख लें। ये ठाकुर साहब नाम से हाँ, उनका नाम एक ठाकुर साहब। जी, ठाकुर साहब नरपत जी जी ये तो नाम भी होगा। मैं अपने दर्शकों को इनके ट्विटर हैंडल का पूरा जो वो है प्रोफाइल, @नरपत राठ NARPATRATH 80790। जी, इसमें ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर रोक लगाने वाले CJI के लिए कृपया 2 शब्द लिखें। इन्होंने एक तरह से एक अपनी ट्रोल आर्मी को एक हिंट किया, एक मुद्दा फेंका और उसके बाद इसके नीचे मैं बहुत जूम करके नहीं दिखा सकता, हमारे दर्शक अभी जी के दर्शक देख लेंगे। मैं उनके उच्चारण नहीं कर सकता हूं जिन गालियों के साथ हमारे देश के चीफ जस्टिस यानी देश की न्याय की असंधि पर बैठे हुए सबसे बड़े पदाधिकारी को गालियां दी जा रही हैं, अश्लील गालियां दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये हिंदू विरोधी है, ये देश के दुश्मन है, इनको सब कुछ कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक नजीर मैंने आपके सामने पेश की। ऐसे सैकड़ों प्रोफाइल होंगे, हजारों प्रोफाइल होंगे, जिनमें से बहुत सारे फेक प्रोफाइल हैं, उनकी ट्रोल आर्मी के हैं। ये ट्विटर का एक हैंडल मैं आपको बताया। ऐसे इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, कितने सारे ऐसे ग्रुप होंगे, कॉलोनीज के, टाउनशिप के, सोसाइटीज के, फ्रेंड्स के, रिश्तेदारों के, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देशद्रोही कल से साबित हो गए क्योंकि उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दी है। ये तो हालिया मामला है, लेकिन इससे पहले भी जब जब अदालतों ने, किसी हाईकोर्ट जज ने, किसी सुप्रीम कोर्ट जज ने, ये तो चीफ जस्टिस हैं, किसी ने भी अगर सरकार के खिलाफ कोई फैसला दिया है तो असहमत लोगों की जो भीड़ है, जो अक्षोहिणी सेना है पागलों की, इन लोगों ने उन्हें गालियां देने का ऐसा अभियान शुरू किया है कि जो दुनिया में कहीं नहीं होता होगा। मैं इसको इस परिणति पे ले जाना चाहता हूं अभी जी कि मूलतः ये लोग भस्मासुर हैं। फांसीवादी जो विचार होता है वो अंततः अपनों को ही खा जाता है। मैं हमेशा एक कोटेशन का इस्तेमाल करता हूं और वो मेरा नहीं है, इतिहास सिद्ध कोटेशन है कि फांसीवाद अपने जनक और जननी को खा जाता है। जो लोग उसे जन्म देते हैं, फासिज्म जो है वो जिनकी औलाद है वो अपने माता पिता को ही खा जाता है, उनके सिर पर हाथ रख देता है। और इसकी अगली कड़ी आप नोट कर लीजिए अभी डांडिया साहेब, जिस दिन नरेंद्र मोदी कोई ऐसी बात कर देंगे, जिस दिन नरेंद्र मोदी ऐसा कोई फैसला करेंगे, कोई निर्णय लेंगे कि जो इस ट्रोल आर्मी को अपने हित में नहीं लगेगा, उस दिन ये भस्मासुर उनके सिर पर भी हाथ रख देंगे। हमारा समाज एक ऐसे विस्फोटक मुहाने पर पहुंच चुका है जहां पर बचने वाला कोई नहीं है, सबका नंबर आएगा। आप ये मत सोचिए कि इसमें हिंदू बच रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी तो हिंदू ही हैं, ये कौन से मुसलमान है? ये कहीं से अब्दुल तो है नहीं कि इनकी चूड़ी टाइट की जा रही है, इनके स्क्रू टाइट किए जा रहे हैं। तो इन भस्मासुरों की फौज से हम और आप तो रोज इनका शिकार होते हैं। हम माइंड भी नहीं करते, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है। कैसे जी,
इसके आपकी क्या राय बनती है जो ये आज की तारीख में हो रहा है? आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी ये ट्रोल कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं उनको, आपकी क्या राय बनती है? मतलब किस तरह ये जो समाज का जो पतन हो मुझे सिर्फ ये सवाल मन में उठता है, जो अब बड़ा कोइंसिडेंट है कि आज आपने इस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं, और एक्चुअली मैं इस पर कल कार्यक्रम कर चुका हूँ जी। आपको 4 PM गुजरात पे वो मिल जाएगा पूरा एक बड़ी अजीब सी बात है ये जिस तरह से अब वो कर रहे हैं, जैसे अभी पाठक साहब ने कहा, उससे मैं 100% सहमत हूँ कि वो उसमें मुझे कुछ और ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो जो कह चुके हैं मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मुझे फिर एक सवाल होता है मन में, ये जो भी हैं, जो ज्यादातर तो वही लोग हैं जो नकली नाम रख के कुछ अपना सच और जो अपना सही चेहरा है वो न दिखाते हुए ये अनाप शनाप अनर्गल तरह की जो बातें करते हैं, किसी के भी खिलाफ कुछ भी लिख देते हैं, बोल देते हैं। मुझे मन में सवाल ये होता है, ये क्या अपने बहन, बेटी, माँ, बाप, बीवी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करते होंगे क्या? ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही करते हैं, ये ऐसा ही करते होंगे 100%। जो आदमी घर में जिस तरह बिहेव करता है वैसे ही पब्लिक में करेगा। क्योंकि मैंने इसलिए होता है सवाल कि अगर आप इतना कायर, अपनी इतनी कायरता दिखाते हुए जो आप ये सब करते हो, तो और कुछ भी, मतलब अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? ये जो टॉप नॉच, ये द टॉप सीट। और उसको जो मयूर भाई जो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, सोचिए, बोले कमाल है। भारत के राष्ट्रपति को जो व्यक्ति शपथ दिलाता है उसे गालियां दे रहा है, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हमारी जुडिशरी का रखवाला है वो, है ना? और जो कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले वो हैं, जुडिशरी के रखवाले वो हैं, सब चीज के रखवाले वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसको ये टटपुंजी है, मतलब कि जिनकी औकात नहीं कि 2 वक्त का खाना अपने परिवार को कमा के खिला सके, ये लोग गालियां देते हैं। तो अब क्या कहें इसके बारे में? मतलब कि दिवालियापन निकल चुका है। देखिए, मतलब जो बौद्धिक दिवालियापन जो है, वो बैंकरप्सी अलग अलग तरह की होती है। एक फाइनेंशियल होती है, एक जो है वो आपकी बुद्धि की भी हो जाती है, या मेंटल बैंकरप्सी जो है वो पूरा दिवालियापन निकल चुका है। तो इनको कोशिश हम लोग करते हैं कि, मतलब मैंने अपने कार्यक्रम में ये कहा है कि भाई मैं तो हर किसी से संवाद करना चाहता हूँ, जो किसी भी व्यक्ति का भक्त हो, चाहे वो राहुल गांधी का भक्त हो, मोदी का भक्त हो, अरविंद केजरीवाल का भक्त हो, या किसी और का भी भक्त, जो व्यक्ति पूजा की बात कर रहे हैं तब तक। मैंने कहा मैं सबसे मैं तो बात करना चाहूंगा, हो सकता है मेरी बात कभी उन तक पहुंच जाए। और सवाल ये मन पैदा होता है कि जब कोई चीज पगला जाती है, चाहे वो कुत्ता हो या आदमी, उसके साथ बात कैसे की जाए? ये सांप है, ये लोग सांप है। मैं तो साफ शब्दों में बोलूंगा, ये सांप है, अपनों को भी डस लेंगे। वहां एक सवाल खड़ा हो जाता है हमारी अपनी क्षमता को लेकर कि भाई पागल से कैसे बात कर पाएंगे, चाहे वो कुत्ता हो या आदमी। इनको पागल खाने में डालना पड़ेगा। हाँ, फिर अब वही फिर बचता है, और तो कुछ बचता नहीं है। तो उसके अलावा तो जौन सी विचारधारा के कारण ये सब हरकतें करते हैं, या तो वही पागल खाना उसको दर्जा दे दिया। मैं बताऊं आपको एक चीज, अब ये मेरा अपना एक आकलन है, आप सहमत हो ना मुझे मालूम नहीं। ये भी मैं नहीं मानता कि ये कोई हर चीज जो है पूरी ये आरएसएस की विचारधारा या नहीं तो मोदी भक्ति से ही सब उठाए ये बनाए, ये मैं नहीं मान रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि ये हर चीज जो देख रहे हैं, ये पागलों की फौज देख रहे हैं, या जो मन मस्तिष्क का दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं, ये ऐसे नहीं हुआ है, और सिर्फ किसी विचारधारा के चलते ही नहीं हुआ है। ये हुआ है हमारी जो स्थितियां बनती रही है, वो स्थितियां जो बनी है उसमें मैं तो 2010-11 से शुरू करता हूँ, मैं जब देख रहा हूँ तब से जी। तो मुझे लगता है कि वहां से वो एक दौर ऐसा शुरू हुआ जिसमें ये जो बौद्धिक दिवालियापन है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। और आज भी मैं बहुत इस चीज को मानता हूं कि अगर आपके पास रोजगार है, काम करने के लिए 10 घंटा काम है घर में दिन में, आप और कुछ चीज नहीं सोचोगे। बिल्कुल 10 घंटा अगर आप ईमानदारी से कोई काम करते हो जिसका आपको पैसा मिलता हो, आपका घर चल सकता हो, तो फिर ये जब जो फालतू की बातें हो रही नहीं होती। अगर रोजगार नहीं है तभी ये सब होता है, आप समझ रहे हैं? अगर आप अब जो समझिए ना, हमारे और आपके पास तो काम है ना, हम काम करते हैं दिन भर। नहीं, अपने समय में अपन ने काम किया। आज की जगह मेरी उम्र 55 साल की है, अगर उस टाइम हमारे जमाने में भी ये सब अंतर तंत्र होते सारे झुंझुने, तो हो सकता है कि हम भी अपना समय इसी तरह बर्बाद कर रहे होते। और जितने युवा हैं, मैं उन लोगों को बोलता हूँ कई बार डीएम करके, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो,
तुम चाहो ना कितने ही मोदी जी ला दो, वो तुम्हारा भला नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अपना भला ही नहीं चाहते। तो उसमें मोदी जी कितनी स्कीमें लगा दे मोदी जी, तुम्हारे को मुफ्त में 5 किलो अनाज भी दे दे, तुम्हें 15 लाख भी दे दे, तो भी तुम बर्बाद ही हो गए, क्योंकि 15 लाख मिलने के बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए तुम्हें 15 लाख दिए नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुमने। अरे मैं आपको एग्जाम्पल दूं बहुत बढ़िया इसका, एक अलग तरह से थोड़ा। ये नैनो टाटा नैनो जब आई ना, ये हमारे यहाँ अहमदाबाद से नजदीक संगम में, तो वहां के जो आसपास के अब जो जमीन जो सरकार ने दी थी वो तो दी थी लेकिन फिर और भी तो जमीन और भी तो चीजें वहां पे लगती है ना, साथ में जुड़े हुए और भी कारोबार लगते हैं इसको लेकर। तो आज जो किसान थे उस इलाके में, उनकी जमीनों के दाम बड़े शूटअप हो गए, ठीक है। और वो बेचारे वैसे किसान थे, बड़े आम किसान थे, मतलब कि वो किसानी करेंगे और घर चलेगा, बस ये। अब जमीन की कीमत शूटअप हो गई, उन्होंने सबने जमीन बेचना शुरू किया। जिन्होंने कभी एक साथ 10 लाख रुपए नहीं देखे होंगे, उन्होंने 10 करोड़ रुपए देखे। हाँ, करेक्ट। वो तो 15 लाख वाली आप बात करें, उससे मैं रेट कर रहा हूं। अगर आपके खाते में डाल भी दिए किसी ने, तो वो ऐसे आप उड़ा दोगे, क्योंकि आपको आदत नहीं है पैसे पचाने की भी तो आदत होता है ना। वो एक यहाँ पे अमेरिका में कई केसेस होते हैं जो इसके अंदर लॉटरियों के जो जैकपॉट्स निकलते हैं यहाँ पे, 150 मिलियन के, 200 मिलियन, 300 मिलियन के, उसमें से कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं और कई लोग 2 साल या 5 साल में बर्बाद हो जाते हैं। 300 मिलियन का जैकपॉट है अमेरिका का पर ईयर, 300 मिलियन। तो उसमें आदमी बर्बाद कितने हुए। तो ये जो किसानों ने ली, मतलब तो खेत अपने बेच दिए, किसी को 5 करोड़, किसी को 10 करोड़, किसी को 2 करोड़, 2.5 करोड़ से लेकर पैसा मिला जमीन के हिसाब से। उन्होंने पहला काम ये किया, स्कॉर्पियो खरीदा, वो गए ओडी के शोरूम में। वो बैंगल वाला उनका है ना, तो वो हमारे यहाँ उसको कहते हैं बंगड़ी, 4 बंगड़ी वाली गाड़ी, मतलब 4 बैंगन वाली, बैंगल जो बैंगल्स है उस वाली गाड़ी। उन्होंने और कुछ नहीं किया, सबसे पहले गए ऑडी के शोरूम में। ऑडी के शोरूम में जाके पहले जो है नई न्यू ब्रांड ऑडी ली, वो लेके वापस आए, और फिर बाकी जहां जहां जितना जितना खर्च हो सकता था पैसा उठा दिया। आज वही लोग जो है उन कारखानों में मजदूरी के लिए जाते हैं जहां एक जमीन उनकी खुद की जमीन हुआ करती थी। ये वास्तविकता है। तो 15 लाख अगर आपको डाल भी दे कोई क्या करोगे उसका? हाँ, चले जाए। हाँ, मेरे को एक चीज बना रहा है, तो आप मतलब देखिए, एस्पिरेशन ठीक है, आपको अगर कोई इंस्पायर करता है या आप एस्पायर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपका हाजमा है क्या? आपने वो बना के रखा हुआ है क्या? 10 रोटी आपको, आपकी क्षमता 10 रोटी की, आपको कोई 20 डाल दे, आप खा पाओगे क्या? सही बात। उसके लिए उतना हाजमा चाहिए आपका। वो सब चीजें हैं, पर वो नहीं। अब हमारे ये जो राकेश जी कह रहे थे ना, मैं फिर उसी बात को दोहराता हूँ कि वो भस्मासुर की स्थिति में पहुंच चुके हैं या तो पहुंच रहे हैं, मतलब अपने आप को बर्बाद करने की स्थिति में। हाँ, बस। और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड जो है ऑन हो चुका है। करेक्ट बात। एक चीज राकेश जी आपसे पूछनी थी, आपने जो भी टी शर्ट का रंग पहन रखा है, उसी रंग की डायरी की बड़ी चर्चा हो रही है इंडिया में, अब राजस्थान में हो रही है, मगर एक डायरी किसी और के पास भी है जिनका नाम है मिस्टर ब्रजभूषण। उनके पास कौन सी ऐसी डायरी है कि उनको तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और ऐसे ही कितने लोग होंगे जिन लोगों के पास लाल लाल डायरियां होंगी। ये क्या चक्कर है? एक नया आज की तारीख में ड्रामा शुरू हो गया लाल डायरी का। आपको कितनी सच्चाई लगती है उसको, जो एमएलए जो बोल रहा है वहां गुड्डा करके, कुछ लग रहा है आप में बातों में? आज वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखा रहे थे, कोई लाल किताब दिखा रहे थे यूं करके। जी, मतलब आप तो इंटरनल खबर देखिए, वो नहीं, बहुत अंदर की खबर बाकी तो नहीं है राजस्थान की, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब राजस्थान में जो कांग्रेस में उठापटक चल रही थी लंबे समय से, पहले सचिन पायलट बहुत कुछ कर रहे थे लेकिन वे नहीं गए छोड़कर, तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर एक विभीषण की जरूरत है। बहुत दिनों से इस कोशिश में थी। मध्य प्रदेश में हमारे ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अब तो बीजेपी के लोग मंच से उन्हें विभीषण कहते हैं और वे मुस्कुराते रहते हैं बड़ी खुशी के साथ। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को जिसकी जरूरत थी वो एक मोहरा उन्हें अब राजेंद्र घोड़ा के रूप में मिल गया है। जहां तक लाल डायरी का प्रश्न है, मेरा मानना यह है कि इस तरह की डायरियां भारत की राजनीति में पहले भी आती रही हैं। आपको याद होगा पीवी नरसिंह राव की सरकार के समय एक जैन हवाला डायरी आई थी। उस हवाला डायरी आपको बहुत अच्छी तरह से विनीत नारायण साहब थे, जी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, वो थे विनीत नारायण ने। तो उस जैन हवाला डायरी के सामने आने के बाद सबसे पहला इस्तीफा दिया था शरद यादव ने, फिर लालकृष्ण आडवाणी ने, फिर माधवराव सिंधिया जी ने। माधवराव सिंधिया उस वक्त मंत्री थे, एचआरडी मिनिस्टर थे।
लेकिन अंत में उस हवाला जैन हवाला डायरी के आधार पर कोई भी चीज प्रमाणित नहीं हुई, किसी नेता कोई सजा नहीं हुई। नैतिकता के आधार पर इन लोगों ने इस्तीफे दिए और बाद में फिर से आ गए। अडवाणी जी दोबारा चुनाव लड़के आ गए संसद में। मगर माधवराव गूगल सिंधिया में ने अगर आप गूगल करेंगे जैन हवाला कांड में, तो उसमें लिखा है करीबन 127, 130, 35 लोगों को जेल हुई थी, कुछ ऐसा लिखा है। अगर नहीं, आप लेकिन ये जो बड़े जैन बड़े नेता हवाला जिनके कांड, कोई अपने ये जजेस जो भी गए ये थे। जो बड़े नेता थे जिनके नाम के आगे जैसे एल के आडवाणी, एल के ए लिखा था, MRS माधवराव सिंधिया का शॉर्ट फॉर्म, तो अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इन बड़े नेताओं में से किसी को कोई सजा नहीं दी, ये सब बरी हो गए। अब राजस्थान की जो डायरी है वो भी सामने आ जाए, अगर उसमें कानूनन कुछ ऐसा जुर्म हुआ है तो अशोक गहलोत को सजा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसे मुद्दा बना ले, किसने मना किया है? लेकिन उससे जुड़ा हुआ आपका प्रश्न ज्यादा खतरनाक। हम्म, ब्रजभूषण शरण सिंह के पास कोई डायरी है या नहीं हम नहीं जानते, पर हम ये जरूर जानते हैं कि उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे। जिन लोगों ने, जिन खिलाड़ियों ने दुनिया के मंच पर हमारे देश का नाम रोशन किया, उन्होंने आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर FIR हुई, उसके बाद उसमें से पॉक्सो एक्ट हटाया गया, पड़ताल चलती। जबकि हम सब जानते हैं कि पॉक्सो में तो तत्काल गिरफ्तारी है, उसमें कोई पड़ताल और जांच इसकी जरूरत नहीं है। गिरफ्तारी नहीं हुई और अंत में वे जमानत पर भी बाहर आ गए। और अब वे ज्ञान बांट रहे हैं। मणिपुर में हुई महिलाओं की हिंसा पर ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान है, हाँ, मतलब सूप वही- बोले तो सूप बोले, मैं कमाल। छलनियां भी बोल रही जिसमें 72 छेद हैं। हम्म, तो ब्रजभूषण जी नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं कि मोदी जी को ध्यान देना चाहिए मणिपुर पर, वहां के महिलाओं पर जो जुल्म हुआ है उस पर वे तत्काल कार्रवाई करें। इतना सब होने के बावजूद एक वो टैनी महाशय हैं जिनके सुपुत्र ने कुचल दिया लोगों को, एक ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, ऐसे और भी कई लोग हैं जो जेल नहीं गए, कुलदीप इतने सारे सेंगर आरोपों शायद के बावजूद। कुलदीप सेंगर जेल में है, जेल के बाहर है। कुलदीप सेंगर जरूर जेल गए थे, अब शायद बाहर आ गए हैं। वो भी लेकिन बाहर। कुल मिलाकर कोई ना कोई डायरी, कोई CD या क्या चीजें हम नहीं जानते, लेकिन देश ये जरूर देख रहा है कि पॉक्सो एक्ट के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती, उसकी जमानत भी हो जाती है। तो ये जरूर सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसा एकमात्र एक सांसद से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या लगाव है? कम से कम दिखाने के लिए, औपचारिकता के लिए, प्रकरण के निपटारे तक उससे कह सकते थे कि आप संसद की सदस्यता छोड़ दीजिए, जब बरी हो जाओ तो फिर हम आपको राज्यसभा में बुला लेंगे, दोबारा मगर टिकट दे देंगे, जीत के आ जाना। मगर इसके अंदर राकेश जी एक चीज और है, जितनी भी गोदी मीडिया वाले हैं, चाहे अमीश और सुशांत और जितने भी बैठे हैं ये लोग, सुधीर उधीर, ये लोग तो ऐसे बताते हैं कि मिस्टर मोदी इज द मोस्ट पावरफुल, इन द सेंस आज की तारीख में जो भी लीडर्स हैं दुनिया में सबसे पावरफुल हैं। मगर वो तो एक MLA को नहीं, उनकी गर्दन नहीं पकड़ सकते MLA की, तो कैसे पावरफुल हो जाते हैं ये? या अपने में ही पावरफुल हैं, जैसे सब अपने घर में शेर होते हैं, वैसा है क्या चक्कर कोई? देखिए अब तो ऐसा ही लग रहा है। जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, देश के प्रधानमंत्री को आप ताकतवर कब मानेंगे? सबसे पहले देश की सीमाओं की रक्षा का जब विषय आए, देश की सरहदों पर कोई खतरा हो, किसी ने अतिक्रमण किया हो, चीन ने हमारे भीतर घुसकर हमारे 20 जांबाज जवान शहीद कर दिए, तो जो बहादुरी है प्रधानमंत्री की, सर्वशक्तिमान नेता है दुनिया के, उस वक्त उनकी परीक्षा थी। वे बोलते कि हाँ चीन ने ऐसा किया है। हम कह रहे हैं, हमसे आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आप चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ दें, लेकिन कम से कम ये तो स्वीकार करते कि चीन ने अतिक्रमण किया है। आपने तो कह दिया ना कोई घुसा है ना कोई घुसाया है। तो कैसे पराक्रमी बहादुर प्रधानमंत्री है, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री है। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा के मामले, ये प्रधानमंत्री की बात नहीं है, ये बेसिकली इंडिया की बात हो जाती है कि इंडिया की वीकनेस लगती है कि पूरा इंडिया एक जो नेता है उसके अगेंस्ट भी नहीं खड़ा हो पाया। इट इज नॉट अबाउट वन इंडिविजुअल। बिल्कुल बिल्कुल मैं मान रहा हूँ। कर लोगे उनको तो। एक और चीज मयूर भाई आपसे पूछनी है, एक आदमी था जिसने अपने दिल्ली के असेंबली में बोला था मेरे पास एक CD है, उसका नाम है कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा, याद है? उसने कहा था मेरे पास एक CD है, तो वो CD कहाँ गई अब कपिल मिश्रा की? मतलब बीजेपी में आती है वो CD गायब हो गई, क्या हो गई? खराब हो गई CD, क्या हो गया? नहीं, ये सब लोग जो है ना, यहाँ भी एक CD थी, आपको बताऊं मैं, यहाँ नलिया कांड हुआ था गुजरात में। नलिया कांड हुआ था 2000, मैं बात कर रहा हूँ 15 के आसपास ही, 15 या 16, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ।
वहां जयंती भानुशाली करके एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ताकतवर नेता माना जाता था, कच्छ का, और वो कच्छ से विधायक के तौर पर चुन के आता था। और उसने कच्छ में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया हुआ था, और वहां भारतीय जनता के बड़े बड़े नेताओं की आवभगत होती थी। वो प्रदेश स्तर के भी होते थे, कई कुछ लोग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के भी होते थे, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का इन्वेस्टमेंट है कच्छ में, जमीनों में। करेक्ट। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब जो है उन्हीं की मेहमान नवाजी जो है वो पसंद करते थे। और वहां फिर कुछ सीढ़ियां बनी, सीरीज, सेक्स सीरीज। ऐसा हार्दिक की भी बनी थी, हार्दिक पटेल है जो, उसकी भी हार्दिक की बनी थी, हार्दिक की तो रिलीज कर दी इन लोगों ने। तो अब हार्दिक तो अच्छा नंगा नहाएगा क्या, निचोएगा क्या, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो बीजेपी में आ गया ना उसके बाद, सीडी के बाद तो सीडी उसके करप्ट हो बाद गई, आ गया, ठीक है, लेकिन पर वो क्या कि ठीक है, मैं तो जवान हूँ, अब मैं अपने बेडरूम में या होटल के रूम में कुछ भी करूँ, अगर आपको देखना है देखो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो ये बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी इसी टाइट कपड़ा, मतलब के इस तरह से वो जो अचकन पहन के और एकदम जहाँ कोई दाग दिखता नहीं आपको, अगर इन सब की आपको सीरीज मिल जाए तो क्या करोगे आप। अब कुछ चीजों में मैं शंकर सिंह वाघेला साहब से बहुत, मुझे बड़ा मतलब एक तरह से गुस्सा होता है। इनमें से ये एक चीज है, वो सीरीज जो है वो जिन लोगों के पास थी, उन्होंने वो जो लोग जयंती भानुशाली के खिलाफ के लोग थे वहां पे, उन लोगों ने उन सीरीज को किसको जाके दिया, शंकर सिंह वाघेला को। शंकर सिंह वाघेला उस समय नेता विपक्ष थे सदन में, विधानसभा में, और बहुत मामला चला, 4-5-6 दिन लगातार रिपोर्टिंग चली, और मैं उस कोशिश में कि कहीं से मुझे एक सीडी मिल जाए कि कोई तो एक तो चेहरा देखो कि कौन महाशय है उसमें ये। और शंकर सिंह उस पर बैठ गए, और सरकार की हालत जो खराब हुई है उस समय, मतलब वो सरकार तब भी उस समय गिर जाती, उसी समय वो गिर जाती सरकार। शंकर सिंह ने ये कहा कि भाई मैं तो शुचिता की राजनीति में बिलीव करता हूं, इसलिए मैं सब सीरीज जो है वो सरकार को सौंप देता हूं, सरकार इस पर न्याय करे। तो नितिन पटेल को, जो कि आनंदीबेन का ही समय चल रहा था मेरे ख्याल से तब, आनंदीबेन शायद जा रही थी या जाने वाली थी, और नितिन पटेल को उन्होंने वो सीरीज दे दी, और गया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ है, ये खत्म होने ही था। ये सब सीरीज ऐसी होती है, वो आपके पास अगर हो तो आपके पास इसलिए है कि आपका वजन बना रहे, आप कुछ अपने काम करवा लो उस चक्कर में, आपके कुछ काम बनता रहे, आपका वेट बनता रहे, आपको ईडी सीबीआई से डर ना लगे। एक मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ, ये सीडी की बात की राकेश भाई साहब, कि एक औरत थी हरियाणा के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं आपको हिंट दूंगा, वो उसके वीडियो भी हैं आज की तरह यूट्यूब पे भी हैं, उसने बहुत ज्यादा एक्सपोजे किए थे कि मेरे पास ये सीडीज हैं, ये मिनिस्टर यहाँ जाते हैं, मैं लड़कियां सप्लाई करती थी, ये सब। वो मैं नाम नहीं ले लूंगा अभी, क्योंकि अब वो मामला, उसको बहुत ज्यादा वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा धमकाया था, और वो बहुत ज्यादा डर गई थी, और वो ओपनली आके बोली है, मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा, मतलब यूट्यूब पे वो क्लियरली बोलती है कि मेरे पास सब चीजें, गाड़ी में उसने रिकॉर्डिंग करी थी अपनी सारी, और उसने 2 बार इसको रिकॉर्डिंग को करके वो करा था, रिलीज करा था, और फिर उनको धमकियां दी गई थी, और काफी इनमें से एक मंत्री जो है गडकरी थे क्या? आप सुन लेना खुद ही, वो मैंने शायद देखी हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो शायद है, तो एक बार कहीं मेरे ध्यान पे बात आई हुई है। हाँ, ये क्या है, मैं इसलिए रिमाइंडर्स पे जाता हूँ क्योंकि लोग बाग अपने जो वीडियोस देखते हैं, लोग बाग भूल जाते हैं 1 हफ्ते पहले का। तो इंडिया में बहुत जरूरी है लोगों को रिमाइंड करना कि अभी अभी जो ट्रेन का हादसा हुआ था, उसका अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आया, क्या हुई इंक्वायरी की, कुछ हुआ? वो ट्रेन में 300-350 लोग मारे गए थे, कुछ नहीं हुआ। लोग भूल जाते हैं, लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि आम आदमी से कोई वहां पे कदर ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी की कदर नहीं कर रहा। रोजाना मनोरंजन चाहिए सोशल मीडिया पे, और पुरानी बातें भूल जाए। अब आज की तारीख में मैं आपको बताऊं, अभी मेरा एक अपने टॉक शो करा था हमने, आप भी जानते होंगे, यशोवर्धन आजाद साहब से, अभी 10 दिन पहले। तब मैंने कहा था जो आज की तरह मणिपुर में हो रहा है, वो आजू बाजू के स्टेट्स में भी क्यों नहीं होगा, और वो होना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे कोसोवो में हुआ था, क्योंकि ये तो रिपल इफेक्ट होता है। ये पहली बात तो जेनोसाइड है, तो जेनोसाइड का रिपल इफेक्ट तो होगा ही। जहाँ इतने हथियार गायब हो गए, आपको क्या पता वो बॉर्डर से निकले नहीं, वहां से मणिपुर से मिजोरम पहुंचाने में क्या दिक्कत है, स्कूटर पर लेके चले जाए आदमी। तो राकेश जी, अगर ये और भी एडजॉइनिंग स्टेट्स में फैल जाता है, तो आपको लगता है ये
मतलब कराया जा रहा है या ये बस मतलब कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? अभी साहब संयोग से आपने कोसोवो का नाम लिया। मैं बड़ी विनम्रता से बताऊं कि मैं शायद भारत का पहला पत्रकार था जो कोसोवो में गृहयुद्ध चलते समय उसकी रिपोर्टिंग करने पहुंचा था। 2003 में उस मेरी किताब भी है, काली चिड़ियों के देश में। आज हमारे चौधरी जी तो केदारनाथ पहुंच गए, वहां जाना था मणिपुर, वो तो केदारनाथ का दौरा कर रहे हैं। सुधीर चौधरी जाना मणिपुर था, और एक आप जैसे पत्रकार है जो कोसोवो पहुंच गए थे। सिविल वॉर चल आप लोगों को ऐसा नहीं लगता क्या कि ये मतलब ये लोग जो पत्रकार बने हुए, आप लोगों को कैसा लगता है कि आप लोग तो मतलब बिल्कुल ही बैटल ग्राउंड में जाते थे, वॉर जोन में जाते थे, और ये जो बैठ के जो टीवी एंकर जो वहां पे रोजाना चिल्लम चिल्ली करते हैं, तो आप लोग जब इनका प्रोग्राम देखते हो तो हम देखते नहीं, आपकी जर्नलिज्म को रिलेट कर पाते हो क्या कहीं? मैं हम और मयूर जानी साहब, हम लोग तो उनके प्रोग्राम देखते नहीं है, लेकिन काम की चीज है। अभी साहब हम लोगों को ट्विटर पे उनकी क्लिपिंग वगैरह मिल जाती है कि उन्होंने चारण और भाट, चारण भाट बनकर कितनी भक्ति की है, भक्ति की सीमा कहाँ तक पहुंच गई है, वो हम उससे देख लेते हैं। हमें सचमुच में कभी कभी चौधरी जी ने केदारनाथ पे एक प्रोग्राम किया था कि वहां पे कोई भी कैमरा नहीं ले जा सकता, और खुद वहां प्रोग्राम कर रहे हैं, सारी शूटिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये सर आप सही कह रहे हैं। हम लोगों एनीवे आप जो बात बता रहे थे उस पर कंटिन्यू करते हैं आप जी। मैं उसी पर आ रहा हूँ। पहले आपको इसका उत्तर दे दूं कि हम लोगों को कैसा लगता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम हैं या मयूर जानी साहब हैं और बहुत सारे पत्रकार हैं, हमने पूरी जिंदगी होम कर दी इसके लिए। मुझे करीब 33 साल से ज्यादा हो गए। सच बताऊं तो मैं तो कॉलेज के जमाने में अखबार निकालने लगा था। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, गण संघर्ष नाम का अखबार था। हम कुछ छात्र, हम लोग क्रांतिकारी थे, देश बदलने आए थे, क्रांति करने आए थे, तो हम लोग अखबार निकालते थे गण संघर्ष नाम का। और जो तो उसे हम नहीं जोड़े। और जो आज की एंकर बैठी है, कहीं तो उनकी तो उतनी उम्र ही नहीं होगी जितनी आपकी पत्रकारिता की उम्र हो चुकी है। हाँ, नहीं होगी ना। मुझे तो 33 साल से ज्यादा तो पत्रकारिता है। वो आपको सिखा देगी पत्रकारिता? नहीं, वही कह रहा हूँ मैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एग्जैक्टली 25 साल पूरे हुए। मैं अभी जब किसी फ्रेशर को अगर मिलता हूं, वो आप उनके लिए हम कुछ है ही नहीं। हमारी नहीं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये तो ठीक है, वो अपने ही धुन में है वो लोग ज्यादातर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और ओल्ड इज गोल्ड एक थ्योरी है। 33 साल क्या किया मैंने, 25 साल क्या किया, उससे कोई मतलब नहीं। आप लोगों का भी दौर दोबारा आएगा, गारंटी आएगा, 100% आएगा। आप भी किसी टीवी पर वापस जाओगे, एंकर बनोगे, वैसे ही करोगे, 100% बता रहा हूँ मैं बताऊं अभी भाई, हम लोगों को नहीं जाना, हम लोगों को नहीं जाना। हम लोगों को हम बड़े संतुष्ट। नहीं, इन्विटेशन तो आएगा आप लोगों के पास, ये गारंटी तो आज भी आपको मेरे पास जाएंगे 2 करोड़ के पैकेज, 5 करोड़ के पैकेज आएंगे। पिछले 6 महीने में मेरे पास पिछले 6 महीने में 2 बार मुझे बुलाया गया कहीं आएगा। पर मैंने कहा हाथ जोड़ के, मैंने कहा कि प्रभु मैं बहुत खुश हूं यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। हमने वेरी प्रॉपर स्पेस, मैं इतना आनंदित हूं इस काम को करते हुए। अभी मुझे उस दलदल में नहीं जाना है कि फिर वो आप राकेश जी और हम लोग, वो भी बहुत अखबारों के संपादक रहे हैं, मैं भी कुछ अखबारों का रहा हूँ, चैनल भी चलाई हैं, इन्होंने भी चलाई, हम सब जानते हैं हम दोनों। ये हमारे यहाँ जो संस्थागत जो राजनीति होती है ना, बड़ी वाहियात होती है। वो राजनीति भी खतरनाक होती है, जो बहुत खतरनाक तो देख रहे हैं, उससे बहुत घटिया होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको संपादक के तौर पर तो आपको अखबार भी निकालना है, या आपको चैनल भी चलाना है, और आप जानते हो कि ये 1 नंबर का नालायक आदमी है, इसको संस्था में नहीं होना चाहिए, आपको फिर भी उसको सारा बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। मगर आप जानते हैं कि ये सड़न है, ये सड़न फैलाएगा पूरी संस्था में, फिर आप उसको निकाल भी नहीं सकते हैं, आपको उसको कंटिन्यू भी करना है, उसके दुष्प्रभाव को रोकना भी है, खबरों का चयन करना, वो 50 तरह की चीजें हैं। मैंने कहा आई एम इन प्रॉपर स्पेस नाउ, मुझे वो सब करना ही नहीं है अभी। इसके अंदर राकेश भाई आप पूछनी है मेरे को, आपका वो सवाल आप इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो कहते हैं लोग, हम लोग आउटसाइडर्स हैं, हम लोगों ने कभी टीवी चैनल के अंदर नहीं गए, लोग भी पूछते हैं, पब्लिक में भी बातचीत होती है कि कहीं ना कहीं से आप लोगों को एक पर्चा आता है, आप लोग मतलब पत्रकारों को जो बैठे हुए हैं कि आज ये एजेंडा है। क्या इस बात में सच्चाई है कोई कि एजेंडा 8-10 चैनलों का कि आपको प्राइम टाइम करना है, इसी पे बात करनी है, और इसका नाम लेना है, इसका नहीं लेना है? क्योंकि डिबेट्स में आपको लगता है ये डिबेट सारी की सारी जिस तरह IPL के अंदर मैच फिक्स होते हैं, वैसे हो सकता है इसमें भी होते हैं।
मैं बिल्कुल, मयूर भाई ने बहुत विस्तार से कहा। मैं भी इसको आपको पहले इस सवाल का उत्तर दे दूं, फिर उस पर आऊंगा उत्तर पूर्व के हालात पर। मैं संयोग से 4-5 अखबारों में एडिटर रहा हूं, और पूरी पत्रकारिता में ये जो 33 साल तो मैं वो गिन रहा हूं जो मैंने सक्रिय पत्रकार के रूप में काम किया। मैंने कॉलेज वाले पत्रकारिता को नहीं जोड़ा जिसमें हम लोग अखबार निकालते थे। इसके बाद मैं भोपाल में एक रीजनल चैनल में एडिटर इन चीफ था, चैनल हेड था। आपके सवाल का सीधा उत्तर दे रहा हूं। उस वक्त शिवराज सिंह की सरकार थी। बाकायदा जो जनसंपर्क विभाग होता है मध्य सरकार का, हर राज्य में होता है, वहां से एक ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल का अधिकारी शाम से पहले यानी दोपहर तक उस दिन के घटनाक्रम को देखकर एक लाइन में एसएमएस या व्हाट्सएप कर देता था कि इस टॉपिक पर डिबेट होनी चाहिए आज। मैं एक घटना और बताता हूं इससे पहले, यद्यपि मैं उतना नहीं करता था और वो मैंने चैनल छोड़ भी दिया इसीलिए। एक घटना और बताता हूं। जब मैं उस चैनल में नहीं था तो भोपाल के एक रीजनल चैनल में डिबेट में बैठा था। मुझे तारीख आज तक याद है, शिक्षक दिवस का दिन था। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार कुछ पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहती थी, दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी वगैरह को। उस पर डिबेट चल रही थी। स्वाभाविक तौर पर मैं डिबेट में होऊंगा तो मैं बोलूंगा कि दीनदयाल उपाध्याय का क्या योगदान था भाई आजादी की लड़ाई में, ये गिना दो मुझे। उसके बाद राष्ट्र निर्माण में उनका क्या योगदान था वो बता दीजिए। खैर, मैं अपना बोलता रहा। बीजेपी का एक प्रवक्ता था, एक कांग्रेस का प्रवक्ता था, स्टूडियो में बैठे थे। तब तक ये ऑनलाइन, ये तो 17-18 की बात बता रहा हूँ मेरे भाई, तब ये ऑनलाइन तो अपन लोगों ने कोरोना काल की वजह से शुरू किया है। जी। जब ब्रेक हुआ, बीच में डिबेट में ब्रेक हुआ, तो वो जो फ्लोर पर जो उनका उस चैनल का एक आदमी था, वो मेरे पास आया जल्दी से। ब्रेक के समय में एडवर्ट चल रहे थे। मुझे उसने मोबाइल पर एक मैसेज दिखाया। उस मैसेज में एक लाइन लिखी थी कि सीएम साहब इस वक्त, सीएम यानी शिवराज सिंह चौहान, सीएम साहब इस वक्त घर में है, आपका चैनल देख रहे हैं, राकेश पाठक बैठे हैं, जरा संभाल लेना यार। वाह। आप कल्पना कर, मतलब आप समझ लीजिए, मुख्यमंत्री आवास में से एक अधिकारी बैठकर एसएमएस कर रहा है कि यार डॉक्टर राकेश पाठक बैठे हैं, जरा संभाल लेना यार, ये बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। और संभाल लिया गया। उसके बाद जो विज्ञापन के ब्रेक के बाद जो डिबेट हुई उसमें राकेश पाठक को कम सवाल मिले और उस तरह से घुमा फिरा कर मुझसे सवाल पूछे गए। ये तो हो गई पत्रकारिता इस वक्त की। हमने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी सरकारी विभाग का दबाव न तब माना, और उसके बाद भी 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही। मैं उस वक्त भी चैनल हेड था, एडिटर इन चीफ था। मैंने उसके बाद रिजाइन किया। लेकिन अंतर ये आया कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई तो जनसंपर्क विभाग से वो मैसेज आना बंद हो गए। मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद साक्षी हूं। मैं चैनल हेड था जिस दिन कमलनाथ ने शपथ ली। उसके बाद मुझे किसी डिबेट के टॉपिक के लिए कोई मशवरा, कोई सलाह नहीं दी गई, कोई दबाव नहीं डाला गया कि यार इस पर डिबेट मत करो। या मैंने संपादकीय लिखा कमलनाथ की सरकार के खिलाफ, बहुत ही नरमन संपादकीय लिखा था। कुल मिलाकर अब मूल विषय पर लौटते हैं। आपने जो मणिपुर की हिंसा के, मैं थोड़ा अपना इस बारे में अनुभव शेयर कर लूं। हाँ बोलिए। जी जी प्लीज प्लीज। तो यहाँ हमारे यहाँ गुजरात में ये स्थिति देखने को मिली हमको कि सरकार की ओर से कभी कोई सीधी तरह से कोई किसी ने मैसेज किया हो ऐसा तो मुझे नहीं हुआ कभी। लेकिन यहाँ ये होता है कि गुजरात में पार्टी की कुछ लोग को काम पे छोड़ा जाता है। तो बात तो एक ही हो गई फिर। हाँ, पर मतलब मैं नहीं, यहाँ तो खुल के सरकार के लोग करते हैं सर। इसलिए वो फर्क है दोनों में। अगर कहाँ सीधा कोई सरकारी बाबू आपको मैसेज कर दे, समझ लीजिए कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का हेड आपको मैसेज कर दे, यहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ यहाँ पार्टी के कुछ लोग होते हैं और उनमें से ये देखा जाता है और पत्रकार की प्रकृति भी देखी जाती है कि ये तीखा है, कितना तीखा, ये इससे कैसे बात करेंगे। जैसे मेरे साथ होता है, तो मेरे साथ ये होता था कि एक मेरे बहुत पुराने मित्र है, अब मैं भी, क्योंकि मैं बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रह चुका हूँ, मैं संघ का स्वयंसेवक रह चुका हूँ, तो मेरी पुराने दोस्त तो हैं वहां अभी भी। तो वो फिर पता लगा कि इससे किसकी अच्छी बनती है, तो वो मेरे पास आए, मुझे अखबार के नीचे बुलाया और बोले देखो तुम गाली वाली मत देना, मुझे काम सौंपा गया, मैं तुमको सिर्फ कह रहा हूँ, सब ले रहे हैं तुम भी ले लो यार, तुम ये जो लाइन पकड़ के चल रहे हो बहुत परेशानी हो रही है। मैंने कहा तुम बोल लिए? मैंने कहा निकलो। ठीक है। मैंने कहा देखिए दोस्ती अगर हमारी कंटिन्यू करनी है तो फिर ये सब चीजें हमारे पास आके मत बोलना। एक बार ये हुआ था, और एक बार हमारे स्टेट एडिटर ने हमको बुला के ये कह दिया कि देखिए मयूर भाई, अभी आप जो भी खबर लिखें तो आप उसमें 3 नाम का जिक्र कभी नहीं करेंगे। एक मोदी साहब,
एक अमित कौन शाह हो? साहब और एक आनंदीबेन पटेल। ये ये कौन से तीनों- ईयर की बात कर रहे हो आप? क्या? ये कौन से ईयर की बात कर रहे हो आप? मैं कौन से- 2014 जून 2014, 4 जून 2014, मुझे तारीख याद है। ओके, अरे वाह, कमाल है। हाँ, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये आपका फैसला है या ऊपर से है। मैनेजमेंट। हाँ, हमारी मैं भास्कर में था उस समय, भास्कर में जुड़ चुका था वापस में और वहां उस समय मैं स्पेशल करस्पॉन्डेंट था। मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, 13-14 का मामला था। तो बोले आप ये सब हमसे मत पूछिए, लेकिन अब वो जो संपादक थे वो दिवंगत हो चुके हैं, अभी अभी उनकी कुछ समय पहले ही, आप पाठक जी समझ गए हैं, तो मैं उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। जानता हाँ, बड़ी कम उम्र में चले गए वो, पर तो वो भी जो है, पर उसके बाद में 1-1.25 साल तक कुछ लिख नहीं पाया था। ये भी है। मैं जब मुंबई में मिड डे में था, तो वहां, अब वो तो जागरण ग्रुप था, और जागरण ग्रुप के जो गुप्ता जी थे वो तो राज्यसभा के सांसद रह चुके थे बीजेपी से। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे इतना ही बस वहां, पर वहां उतना ही था कि उनके जो व्यापारिक लाभ थे वो उसको हानि न पहुंचे, बाकी आप जो लिखना है लिखें, तो कोई इशू नहीं। तो मैंने वहां 2 इलेक्शन निकाले थे, महाराष्ट्र विधानसभा का भी और लोकसभा का भी। तो वहां उतना कोई उस तरह से कोई फोन नहीं आता था या उससे कुछ नहीं होता था। भास्कर में भी एक ही अनुभव है, जो मुझे कहा गया कि अमित शाह और मोदी और आनंदीबेन के खिलाफ नहीं लिखना है, वो एक ही बार कहा गया था। चैनलों में ये बहुत होता है, मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यूज चैनल में हैं, मुझे इतना मालूम है कि अखबारों में कम दखल अंदाजी होती है, अखबारों में कम होता है, चैनलों में ये बहुत ज्यादा होता है। और चैनल में मैंने काम 2012 से छोड़ दिया, 12 तक था मैं, उसके बाद में कोई चैनल में मैंने काम नहीं किया। तो उस बाद लगातार अखबारों में काम किया मैंने, तो वहां ज्यादा स्वतंत्रता है अखबारों में। वो जो आप इसके अंदर बता रहे थे राकेश भाई, जो पहले बता रहे थे, ये मैं जो आपसे सवाल किया था कि मणिपुर के आसपास के, मैं बस आपको लगता है उसी, बिल्कुल मैं उसी को कंक्लूड करने वाला हूँ। जी, चूंकि आपने कोसोवो का जिक्र किया, तो मैंने वहां भी वो देखा है जिस तरह से नस्ली हिंसा होती है। और मैं तो जब गया था तब पूरे शहर के शहर तबाह पड़े थे, बिल्कुल शहरों में आमने सामने सड़कों पर बंकर बनाकर लड़ाइयां होती थी। वो हम परिदृश्य इस वक्त मणिपुर में देख रहे हैं, बिल्कुल आमने सामने बंकर लगे हैं। कल मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे अति आधुनिक हथियारों पर तैनात हैं, लोग दूरबीन लगाकर देख रहे हैं सामने दूसरे बंकर को। मतलब ये अपने देश में इस वक्त हो रहा है। वॉर हो अब रही है। आपने जो सवाल पूछा, मैंने जिस दिन ये घटना हुई थी, मेरे फेसबुक पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, बाकी चैनल्स पर मैंने बोला था कि अगर अभी नहीं चेते, मेरी यही हेडिंग है मेरे फेसबुक पर, ट्विटर पर भी मैंने दिया, अगर अभी नहीं चेते तो आने वाले समय में पूरा देश मणिपुर होगा। ये मेरा शीर्षक था। इसके 2 उदाहरण पिछले 3 दिन में सामने आ चुके हैं। जो आप पूछ रहे हैं, फैलने का आगे आसपास खतरा है, मिजोरम से पलायन शुरू हो चुका है। मेघालय में कल मुख्यमंत्री के दफ्तर के सामने हिंसा हुई है, 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और धीरे धीरे ये जो 7 सिस्टर्स हैं, ये 7 बहनें हैं, ये पहले भी अशांत रहे हमेशा से, बड़ी मुश्किल से इनमें शांति आई है। आपको याद है ललडेंगा के साथ समझौता हुआ था उस वक्त, और जितने भी उस वक्त हमारे देश में इस तरह की इंसर्जेंसी चल रही थी, राजीव गांधी ने पंजाब में समझौता किया, असम में समझौता किया, ललडेंगा से समझौता किया मिजोरम में, अंततः उन सब राज्यों में दशकों तक शांति रही थी। अब अचानक ऐसा क्या हो गया? इसके पीछे देखना होगा कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं, कौन सा एक विचार परिवार है, कौन सा विचार समूह है जो लगातार पिछले कई सालों से वहां काम कर रहा है। और उसकी परिणति इस रूप में हो रही है कि जो शांत राज्य थे, ये फिर आग में खेल रहे हैं। हम थोड़े दिनों पहले देख चुके हैं सर, असम और मेघालय में सीमा विवाद चल रहा था, जैसे 2 शत्रु राष्ट्र लड़ते हैं। करेक्ट। मतलब बोस्निया और हर्जेगोविना लड़ रहे होंगे, ऐसे असम और मेघालय लड़ रहे थे। कमाल हो गया। मतलब सीमा पर बाड़ेबंदी हो रही राज्यों में। हम तो मध्य प्रदेश से, हम अगर भोपाल से दिल्ली जाते हैं, 5 राज्य पार कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा राज्य कब निकल गया। बीच में झांसी आता है ऐसे घुसा हुआ, यूपी, फिर निकल गए तो राजस्थान आ गया, धौलपुर, फिर निकले तो हरियाणा, पलवल, फिर दिल्ली। लेकिन असम और मेघालय के बीच में तारों की बाढ़ लगाई गई थी, मोर्चेबंदी सामने लगी हुई थी। तो आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये जो, जैसे आप दुनिया का सबसे सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री और नेता मान रहे हैं, उसके राज्य में आधुनिक युग का चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह, जिसकी जिम्मेदारी आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, उसके राज्य में हमारे देश की सीमावर्ती, जो हमारे देश के जो सीमावर्ती राज्य हैं, जिनका अति संवेदनशील होना
हम सब पहले से जानते हैं, वे सारे अशांत हैं। पंजाब में भी आतंकवाद फिर से सिर उठा रहा है। हम देख चुके हैं खालिस्तान की मांग खत्म हो चुकी थी, कब के वो इतिहास के कूड़ेदान में जा चुके थे, लेकिन फिर से मांग उठ रही है। वो कौन था अभी जिसको गिरफ्तार करने के लिए बड़े बड़े ऑपरेशन चल रहे थे? मुझे ये भी नहीं मालूम, वो मयूर भाई पता नहीं वो गिरफ्तार हुआ भी है कि विदेश चला गया। क्या नाम था उसका? एक बड़ा भारी मोटरसाइकिल पर फरार हो गया, नाम ही भूल गए। अमृतपाल, अमृतपाल हो गया था, गिरफ्तार है वो, हाँ गिरफ्तार हो गया। तो ये जो अमृतकाल है, जिसमें ऐसे अमृतपाल पंजाब से लेकर मणिपुर तक खड़े हो गए हैं, ये भस्मास दुबई में ट्रक ड्राइविंग करता था, उसको वहां से बना के यहाँ पंजाब में उतार दिया और उसको खड़ा कर दिया। अभी कौन सी ताकत है? हमारे इंग्लैंड में हमारे हाई कमीशन पर लगे हुए तिरंगे को उतार देते हैं लोग। आप देखिए लंदन में हमारे तिरंगे को उतार दिया गया, खालिस्तानी झंडा लहरा दिया। तो ये सब प्रवृत्तियां अगर बढ़ रही हैं तो हम कैसे मान लें हमारे देश की सरकार और देश का प्रधानमंत्री ताकतवर है? देश का प्रधानमंत्री तब ताकतवर होता है जब देश ताकतवर हो, और देश के भीतर से ये कमजोरी पनप रही है, क्योंकि देश गलत चीजों पर मौन है, खामोश है। ये सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है। और मैं अपनी बात को यहां से बस खत्म कर रहा हूं अभी भाई। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, दुष्यंत कुमार साहब का शेर, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। सच्चाई ये है, इस तालाब का पानी सड़ गया है, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। ये कीचड़ में इतने सन गए हैं कि पूरे देश को कीचड़ में लथपथ करना चाहते हैं, इसलिए अब इस तालाब के पानी को बदलने की जरूरत है। जी अभी भाई, आप जैसे लोग रहेंगे छोटी सी बात कर लूं, फिर हम लोग हाँ जी मयूर भाई, आप भी कंक्लूडिंग रिमार्क समापन कर सकते हैं इसके बाद। मैंने कल एक कार्यक्रम किया है, रिकमेंड करूंगा आपके सभी दर्शकों को कि वो देख ले एक बार जाकर। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसी मुद्दे पे किया है कि मैं कल कुछ रिसर्च कर रहा था, खंगाल रहा था पुराना, मैंने कहा कुछ मिल जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे एक स्पीच मिला राहुल गांधी का, मई महीने में, जब वो 2022 में गए थे कैम्ब्रिज में। ओके। वहां उनका एक संवाद का वो अलग अलग क्लिप थे, उसमें से एक क्लिप मिला तो मुझे बड़ा मेरे दिमाग में नहीं था कि ये बोल चुके हैं। उन्होंने सवाल जवाब में कहा कि भारत जो है वो एक पाउडर केक की तरह है। अभी वॉइस में बोला है उन्होंने, वो कहा कि हम उस सांप्रदायिक और जातिगत तनाव को हम देख रहे हैं कि कभी भी अपसर्ज हो सकता है इस देश में, और हम बस ये आशा करते हैं कि वो श्रीलंका की तरह ना हो। और उन्होंने कहा कि ये केरोसिन जो है नफरत का इतना मतलब फैलाया जा चुका है, छिड़का हुआ कि अगर एक छोटा सा स्पार्क हो गया तो हर जगह आग लग जाएगी। तो मैं बताऊं ऑनेस्टली, मैं भी राहुल गांधी के लिए इतनी कोई बड़ी अच्छी मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं रखता था। मतलब मैं कभी इनका अपमान कभी नहीं किया, मैं कभी किसी का नहीं करता, लेकिन मैं कभी ये नहीं मुझे लगता था कि ये आदमी बहुत कुछ डीपली इंटेलेक्चुअल बातें कर जाएंगे। हाँ, इतना फोरसाइटनेस, मयूर भाई दूरदर्शिता, हर चीज पिछले सालों में राहुल ने जो कही है वो सही साबित हुई है, जितनी बातें उन्होंने कही है। हाँ, तो मैं भी मान लेता हूँ कि मैं इतना फोरसाइटेड नहीं मानता था उनको। तो मैंने कहा ये आदमी, अच्छा हम और राकेश जी, हम लोग का काम ही ये देखना कि भी नशे टटोले के क्या होता है। तो हमको तो ये अंदेशा है और था कब से कि कुछ ये ऐसे ही रहा तो बहुत बड़ा इस देश में लफड़ा होगा हमारे। लेकिन इसमें ना ये 22 में बोल रहा है, 2022 मई महीने में कैम्ब्रिज में जाके, पर उस पर मैंने वो कार्यक्रम किया। तो बात यही है जैसे आप पूछ रहे थे, ये अगर ठीक से नहीं इसको अभी भी कंट्रोल किया गया तो ये फैल सकती है। ये आग ऐसी है जो बहुत फैल सकती है, और सिर्फ 7 सिस्टर्स में ही नहीं, स्टेट्स में ही नहीं। हम तो प्रार्थना करते हैं महादेव से कि न हो, लेकिन अगर ध्यान न रखा गया और ये सब यही आत्ममुग्धता में ये सब जीते रहे ये लोग कि मणिपुर में बात करेंगे तो फिर राजस्थान में भी करनी पड़ेगी। ये तो अजीब ही है, क्या अजीब, मैंने देखा ही नहीं किसी कंट्री में। हाँ, मतलब हम बोलेंगे टेक्सास में हुआ है, आपको दूसरे स्टेट में, इलिनॉइस में नहीं बोलना, इलिनॉइस में, वॉशिंगटन में ऐसा होता है कभी? यार ये हुआ, वहां की बात करो। हाँ, और आपका सुप्रीम लीडर जो है वो पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा सदन में ही नहीं आ रहे। सबसे आना पड़ेगा ना, आना तो चाहिए ना, सदन में आ ही नहीं रहे। अमित शाह कहते हैं कि मैं तैयार हूँ। आप प्रधानमंत्री नहीं है, आप नेता सदन थोड़ी है। तो नेता सदन है, उसी को अपनी स्पीच देनी होती है जब सत्र शुरू होता है। तो ये तो टेक्निकल और संवैधानिक बात है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग गलत मांग कर रहे हैं।
बिल्कुल होता सही। है, होना ही चाहिए। तब चलिए, थैंक यू सो मच राकेश जी एंड मयूर जानी साहब, आपने मुझे टाइम दिया। मैं ना तो कोई पत्रकार हूँ, ना मेरे को कई लोग बोलते हैं आप पत्रकारों से डिबेट करो। मैंने कहा नहीं, मेरे को अपनी सर पे तलवार रखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ नहीं, आप बात बहुत करने अच्छे। आता हूँ और मैं सीखने आता हूँ। मैं अभी जो आप आप लोग बहुत अभी जैसे आपने राकेश जी बताया कोसोवो का, ये किसी को नहीं इंडिया में पता होगा कि आप कोसोवो गए थे। यही मेरी चीजें बाहर लानी है, यही मेरी चीजें बाहर किताब है। लानी है कि आप लोगों को। अच्छा, अभी भाई मेरी आप लोगों किताब के का जो नाम है यूट्यूब चैनल्स हैं, अच्छा आप लोगों के भी यूट्यूब चैनल्स हैं जी। भाई, जितने भी श्रोता मुझे देख रहे हैं अभी, इनके भी यूट्यूब चैनल्स को जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। सब लोग, एवरीबॉडी हैज टू वर्क टुगेदर। यहाँ किसी का एक का वो नहीं है कि उसका चलाना, नहीं, यहाँ सबका चलाना। सबके यूट्यूब चैनल के जो एड्रेस हैं वो हम लोग लिंक में डाल देंगे, और उनको भी फॉलो कर लीजिए सब लोग, सब्सक्राइब और फॉलो मयूर भाई का भी और राकेश एक भाई का। आखिरी छोटी सी बात। बिल्कुल। कोसोवो और लौटते मैं थोड़ा बहुत यूरोप में घूम के ऑस्ट्रिया और वगैरह गया था, जर्मनी। मेरी किताब उस पर है, काली चिड़ियों के देश में। एक्चुअली कोसोवो का जो नाम है वो, उसको लैंड ऑफ ब्लैक बर्ड्स कहते हैं। वहाँ हमारे यहाँ जो कौवा होता है वैसी एक चिड़िया होती है, कौवे के से थोड़ा छोटी। वो बहुत ज्यादा है, आप दिन में निकलेंगे पूरे आकाश में आपको वो चिड़िया ही दिखाई देगी। हमारे यहाँ भी इसलिए एक कोसोवो को लैंड ऑफ ब्लैक बर्ड कहते हैं। तो उस नाम पर मेरी किताब आ चुकी है 2007 में, काली चिड़ियों के देश में। पर हमारे यहाँ भी गोदी मीडिया में कोई एंकर बैठे हैं जिनको कौवा कौवा कर लोग बोलते रहते हैं। बहुत बोलते हैं उनको भी कौवा कौवा, पता नहीं क्यों बोलते हैं। चलिए, एनीवे सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू, मयूर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।